ओके, कल ना हमने लास्ट किया था सेक्शन नंबर 28 में, सेक्शन नंबर 28 तक बेनामी ट्रांजैक्शन में। सेक्शन नंबर 28 में क्या था कि प्रॉपर्टी अगर कन्फिस्केट हो गई है तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पर्सन हैंडल करेगा प्रॉपर्टी को, उसको हम क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही सारे के सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड पावर्स और फंक्शन होते हैं। जब भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होती है तो वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्री फ्रॉम क्या मिलती है? एक टर्म था जो हमने कल देखा था, फ्री फ्रॉम चार्जेस। उसको हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? इनकम्बरेंसेस। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्फिस्केट होके मिल रही है तो कोई भी थर्ड पार्टी का जो भी उस प्रॉपर्टी पे पहले राइट था वो कोई भी राइट नहीं रहेगा। द प्रॉपर्टी वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट या ऑल द चार्जेस से वो प्रॉपर्टी फ्री होगी। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 29, दैट इज पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। That when the order of confiscation in respect of property has been made, the administrator shall proceed to take the possession of the property। जैसे ही confiscation का order पास हुआ वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से एडमिनिस्ट्रेटर जाएगा। उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली ही गई है, बट पोजेशन भी जाएगी। पोजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, दो वर्ड्स होते हैं, ओनरशिप और पोजेशन, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। पोजेशन का मतलब पोजेशन मतलब उसको यूज़ कौन कर रहा है। मान लो एक घर है, अब घर पे ओनरशिप, मान लो वो घर मान लो रुद्र का घर है। अब रुद्र ने घर खरीद के रखा हुआ है। अब वहाँ पे रुद्र ने ना हेत को एज अ टेनेंट बना के रखा है, एज अ यहाँ पे हेत उस घर में किराए पे रह रहा है। तो अभी ओनरशिप किसकी है? पोजेशन किसका है? ओनरशिप रुद्र का है, और जो रह रहा है, जो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, उसका होता है पोजेशन। तो यहाँ पे हेत का पोजेशन है। आप कोई चीज़ पजेस करते हो मतलब वो चीज़ आपके पास है, वो वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हुई एडमिनिस्ट्रेटर जाएगा और जो प्रॉपर्टी का कंट्रोल है, जो भी उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है, उनको हटा के प्रॉपर्टी अपने अंडर लेगा, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेगा। क्या हुआ? हाँ, बहुत लेट नहीं बोल रही नोट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में बोले हुआ है सब सेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द एडमिनिस्ट्रेटर शैल बाय नोटिस इन राइटिंग विद इन द 7 days from the date of service of notice who may be in the possession of Benami property to surrender or deliver the property, and in the event of non-compliance if the order referred, or if he is of the opinion that taking over immediate possession is required, then forcibly taking over the possession। तो अब जब पोजेशन लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि सामने वाली पार्टी को आप घर खाली करने का या प्रॉपर्टी खाली करने का टाइम ही नहीं दे रहे। आप जब पोजेशन लेने जाओगे तो उससे पहले आप सामने वाली पार्टी को नोटिस भेजोगे कि 7 दिन का आपके पास टाइम है, आप वो प्रॉपर्टी खाली कर दो, जो भी आपका सामान है वो आप सामान हटा लो। अब दूसरा केस हो सकता है कि वो पर्सन ने ना 7 दिन में प्रॉपर्टी खाली नहीं की, तब क्या करेगा एडमिनिस्ट्रेटर? 7 दिन खत्म होने के बाद 8वें दिन जाएगा, फोर्सफुली प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर को लग रहा है कि तुरंत का तुरंत हमें प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, सामने वाले को 7 दिन भी हम नहीं दे सकते क्योंकि सामने वाला ना उसके मलेशियस इंटेंट
इंटेंट है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा या कुछ भी ऐसा काम कर देगा जिससे अपने को हार्म हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर 7 दिन का वेट नहीं करेगा, फर्स्ट डे ही फोर्सफुली पोजेशन ले लेगा। अब ये दोनों पॉइंट्स रीड करो यहाँ तक। कौन सा सेकेंड पॉइंट? इसमें क्या लिखा हुआ है? इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर रिफर्ड अंडर क्लॉज ए। ये क्लॉज ए है और ये क्लॉज बी है। तो यहाँ पे बोला है नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, मतलब आपने 7 दिन में प्रॉपर्टी खाली नहीं की, तब आगे क्या होगा? या पहला तो ये नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, उसके बाद लिखा हुआ है और इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट टेकिंग ओवर द इमीडिएट पोजेशन इज वारंटेड। वारंटेड का मतलब है रिक्वायर्ड, कि अपने को तुरंत का तुरंत पोजेशन लेने की ज़रूरत है। देखो दो टाइप, एक तो वारंट होता है और एक वारंटेड होता है। वारंट का मतलब क्या होता है? जैसे पुलिस अरेस्ट वारंट इशू करती है तो वहाँ पे अरेस्ट वारंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? कि पुलिस के पास राइट है, वारंट मतलब एक राइट है कि आपको तुरंत का तुरंत अरेस्ट कर सके, तो वारंट इज काइंड ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे वारंटेड का क्या मतलब है? रिक्वायर्ड, कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को लग रहा है कि तुरंत का तुरंत पोजेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में क्या होगा? फॉर द पर्पज ऑफ फोर्सफुली टेकिंग ओवर द पोजेशन। फोर्सफुली मतलब अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी, अपने को पोजेशन लेना ही पड़ेगा। दैट इज forcefully taking over the possession, requisition the service of, requisition मतलब would require, would take help या requisition, would take help या फिर require। रिक्वेसिशन का मतलब है यहाँ पे कि अब जब एडमिनिस्ट्रेटर को ज़रूरत है कि तुरंत का तुरंत उसको प्रॉपर्टी खाली करवानी है, या 7 दिन का अपने को टाइम लिमिट दिया गया था, 7 दिन में सामने वाले बंदे ने प्रॉपर्टी खाली नहीं की, तो उस केस में वो हेल्प लेगा किसकी? रिक्वेसिशन द सर्विस, ही वुड टेक द हेल्प ऑफ द सर्विस ऑफ पुलिस ऑफिसर। अब वो पुलिस ऑफिसर को इन्वॉल्व करेगा और बोलेगा कि पुलिस ऑफिसर आप मेरे को हेल्प कर दो फोर्सफुली प्रॉपर्टी खाली करवाने में। ही वुड टेक द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर, इट शैल बी द ड्यूटी, और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करे। तो यहाँ पे कुछ नए टर्म्स हमने सीखे। पहला अपना क्या था? हाँ, वारंटेड। वारंटेड का मतलब इज रिक्वायर्ड या इज नीडेड, तुरंत का तुरंत हमें प्रॉपर्टी की पोजेशन चाहिए। और दूसरा टर्म क्या था अपना? रिक्विजिशन। रिक्विजिशन मतलब टेक हेल्प या आप रिक्वायर करो, यू वुड रिक्वायर द सर्विस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है अपील के लिए। आप अपील के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हो? ऑर्डर पास कौन करता है बेनामी प्रॉपर्टी के रिलेटेड? फाइनल ऑर्डर अभी तक देखो लोग कौन कौन से थे? इनिशिएटिंग ऑफिसर था जिसका काम क्या था? पूरा का पूरा इंक्वायरी करना, पूरा इंक्वायरी करना, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करना, शो कॉज नोटिस देना, वो काम इनिशिएटिंग ऑफिसर का था। फिर अप्रूविंग अथॉरिटी आई थी, उनका काम क्या था? अप्रूव करना किसको? अटैचमेंट को। जो भी अटैचमेंट हो रहे हैं उसको अप्रूव करना, एक्सटेंड करना, या जब आप अटैचमेंट हटा रहे हो तो भी उनसे आप परमिशन लेके आ रहे थे, अप्रूविंग अथॉरिटी। थर्ड आया था अपना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फाइनल मैटर जा रहा था जब अप्रूविंग अथॉरिटी को लग रहा है हमारे पास डॉक्यूमेंट है, सामने वाली प्रॉपर्टी बेनामी है। अब जो ऑर्डर पास करेगा वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास करेगी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मान लो ऑर्डर पास कर दिया, आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील फाइल करने के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे। एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे। अब ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो बनाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी एपेलेट ट्रिब्यूनल, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही एपेलेट ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेगी। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है?
एरिया ऑफ वर्किंग, कि अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन कौन से एरिया में वर्क करेगा। देखो ज्यूरिसडिक्शन ना दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है, आज मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई और बोला कि आप साउथ गुजरात का पूरा मैटर हैंडल करोगे, तो टेरिटरी वाइज ज्यूरिसडिक्शन दे दिया, टेरिटरी वाइज पावर दे दी कि आप इतनी टेरिटरी को हैंडल करोगे। दूसरी अपीलेट ट्रिब्यूनल गुजरात में बनाई और बोला आप नॉर्थ गुजरात को हैंडल करोगे। तो ये जो ज्यूरिसडिक्शन दिया है, ये जो पावर दी है कि आप कौन से एरिया को या कौन से केसेस को हैंडल करोगे, ये पावर किसके बेसिस पे है? लोकेशन के बेसिस पे है। इसी को हम बोलते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। एक और वर्ड आता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन पैसों से रिलेटेड। अब ये आप पढ़ोगे अपना कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन एक्ट आएगा अपना, चैप्टर नंबर 12 है, उसमें आप पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ोगे। वहाँ पे अलग अलग बॉडी है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन कमीशन है, नेशनल लेवल की है और स्टेट लेवल की कमीशन है। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो 2 करोड़ के हैं, 2 करोड़ तक का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो वो ना अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली कमीशन हैंडल करती है। उससे ऊपर का अमाउंट इन्वॉल्व है तो वो नेशनल लेवल वाली कमीशन हैंडल करती है। यहाँ पे एरिया ऑफ वर्किंग कैसे डिसाइड हुआ? पैसों के बेसिस पे, कि इतने अमाउंट तक का केस है तो इस कोर्ट के पास जाएगा, इतने अमाउंट का केस है तो उससे अबव कोर्ट के पास जाएगा। तो इसी ज्यूरिसडिक्शन को हम क्या बोलते हैं? पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। तो अपने को बेसिक पता होना चाहिए, आगे जहाँ भी टर्म्स आएंगे तो अपने को क्लिक होगा कि ठीक है, अपने को एटलीस्ट इसकी बेसिक नॉलेज है। अब यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल बताया गया है कि चैप्टर 5 में अपीलेट ट्रिब्यूनल, देखो कभी भी कोई भी एक्ट बनता है ना, तो अपने एक्ट एक बार डिस्कस कर लेंगे, कभी अपने कल ही मंडे को ही देख लेंगे कि कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें चीज़ें कैसे डिटेल में होती है। सबसे पहले क्या होता है? एक इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स में क्या होता है? चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके चैप्टर्स होते हैं। अब चैप्टर्स के अंदर क्या है? इस चैप्टर में पहला चैप्टर है तो उसके अंदर डिफरेंट सेक्शन होते हैं। मान लो 1, 2, 3, 4 सेक्शन एक चैप्टर के, दूसरे चैप्टर के 5 से लेके 10 तक सेक्शन। तो चैप्टर क्या होता है? कैटेगरी होती है कि मान लो अगर चैप्टर 1 है तो वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है, तो उसमें जो भी सेक्शन है 1, 2, 3, 4 वो इंट्रोडक्शन के होंगे, डेफिनेशन के होंगे, ज्यूरिसडिक्शन के होंगे। अब मान लो चैप्टर 2 है, वो ऑफेंस से रिलेटेड है कि कौन सा एक्ट ऑफेंस बन सकता है। तो चैप्टर 2 के जो सेक्शन है 5 से लेके 10 वो अलग अलग ऑफेंस की बात करेंगे। तो चैप्टर क्या हो गए? कैटेगरी हो गए कि इस कैटेगरी में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो चैप्टर के अंदर उन स्पेसिफिक सेक्शंस में आएंगे। तो एक्ट हमेशा चैप्टर्स के फॉर्म में बनता है जिससे अपने को इजी रहता है। अब मान लो मेरे को ऑफेंसेस देखने हैं, मेरे को सारे सेक्शन नहीं देखने पड़ेंगे, मेरे को ऑफेंस वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा और 5 से लेके 10 सेक्शन में मैं देख लूंगी कि कौन से ऑफेंस की बात हो रही है, इसीलिए बाइफर्केशन में इजी बनता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन का एक्ट है उसके चैप्टर 5 में ना अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात की गई है। अपने को चैप्टर यहाँ पे लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चैप्टर्स क्या होते हैं, सेक्शन नंबर्स क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट। अब चैप्टर नंबर 5 में ना सेक्शन नंबर 30 करके एक सेक्शन है, उसमें बताया गया है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कैसे होगी। That is, the said section seeks to provide that the central government shall by notification establish appellate tribunal to hear the appeal। ये जो appellate tribunal है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा। appellate tribunal का जो भी प्रोसीजर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट वो नेक्स्ट सेक्शन नंबर 40 में डिफाइंड है कि appellate tribunal काम कैसे करेगा। उसके बाद कुछ पॉइंट बताए गए हैं। द appellate tribunal shall not be bound। not be bound का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा था नॉट बी रिक्वायर्ड या ड्यूटी नहीं है उनकी। बाउंड का मतलब ड्यूटी होती है, यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट बाउंड, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल की ये ड्यूटी नहीं है। इट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर करके अपना सिविल लॉ है, उसमें प्रॉपर ना कोर्ट के फंक्शनिंग के प्रोसीजर बताए गए हैं कि सिविल केसेस कैसे डील होते हैं। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ना अपने केसेस खुद ही हैंडल कर सकती है, जो सिविल कोर्ट के प्रोसीजर है उनके प्रति वो बाउंड नहीं है। अगर वो सिविल कोर्ट के प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगी तो चलेगा। ये पॉइंट अपने को समझ आया, नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड।
नेक्स्ट है बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपीलेट ट्रिब्यूनल ना नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करेगा। अब नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होता है कि किसी भी पार्टी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, सामने वाली पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलनी चाहिए। ये होता है नेचुरल जस्टिस कि हर पार्टी के साथ न्याय होना चाहिए। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल सीपीसी के प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, लेकिन उसको ये देखना है कि सारी की सारी पार्टीज के साथ जस्टिस होना चाहिए। एंड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सब्जेक्ट टू द अदर, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू द अदर। आज हमने एक वर्ड देखा था विदाउट प्रीजुडाइस। विदाउट प्रीजुडाइस का मतलब क्या था? विदाउट अफेक्टिंग। यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। ये आपके एक्ट्स में काफी टाइम आएगा। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ से अपने को इधर तक रीड करना है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी और दूसरे प्रोविजन दिए हुए हैं, सब्जेक्ट का मतलब है आप उसको ध्यान में रखते हुए काम करोगे। आप सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन मतलब टेकिंग केयर ऑफ अदर प्रोविजन, आप वैसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल काम करेगा वो दूसरे प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। Subject to the other provision of the Act, the appellate tribunal shall have the power to regulate its own procedure। अब इस पूरे की पूरी लाइन का मतलब क्या है कि इस एक्ट में जो भी प्रोविजन लिखे हैं वो तो appellate ट्रिब्यूनल को फॉलो करने ही है, उनको तो ध्यान में रखना ही है। उसके अलावा बचे हुए पॉइंट्स पे appellate ट्रिब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग खुद रेगुलेट कर सकता है, जैसे चाहे वैसे प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? देखो अपने दो वर्ड्स हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे आज यूज करना सीखते हैं। एक तो विदाउट प्रीजुडाइस और एंड नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू अदर। अब हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है अपना, दैट इज द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। यहाँ इस लाइन को यूज करते हुए हम मान लेते हैं अगर इसके आगे विदाउट प्रीजुडाइस लिखा होता है या सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन तो मीनिंग कैसे चेंज होता है। एक बार हम मानते हैं कि इस लाइन का यहाँ पे क्या लिखा था? विदाउट प्रीजुडाइस टू अदर प्रोविजन, सब्जेक्ट टू नहीं लिख के विदाउट प्रीजुडाइस लिखा था। हम कॉन्टेक्स्ट समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। विदाउट प्रीजुडाइस टू अदर प्रोविजन मतलब विदाउट अफेक्टिंग अदर प्रोविजन, मतलब दूसरे प्रोविजन में जो भी लिखा है हम उसको अफेक्ट नहीं कर रहे। उसके अलावा अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना काम, अपनी प्रोसीडिंग खुद रेगुलेट कर सकता है। अब इधर लिखा है सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल को दूसरे प्रोविजन तो मानने ही पड़ेंगे, उनके अलावा वो अपनी प्रोसीडिंग खुद रेगुलेट कर सकता है। पॉइंट समझ आए? हाँ, वो प्रोविजन ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन मतलब आपको वो प्रोविजन ध्यान में रखने हैं, उसके बाद आप अपनी प्रोसीडिंग खुद रेगुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अभी हम कहाँ पे थे? देखो सबसे पहले ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास केस था, उसके बाद गया अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाती है। पावर और फंक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल पे कोई भी सीपीसी का प्रोसीजर बाइंडिंग नहीं है। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपनी प्रोसीडिंग को रेगुलेट कर सकती है। और नेक्स्ट क्या है, उनको ध्यान में क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल के सामने दोनों पार्टी के साथ जस्टिस हो रहा है। अब अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एक और बार अपील फाइल कर सकते हो, हाई कोर्ट को अपील फाइल कर सकते हो। अपील टू द हाई कोर्ट। एनी पार्टी अग्राइव्ड मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, कोई भी ऐसी पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है। एनी पार्टी अग्राइव्ड को आप लिख दो नॉट सेटिस्फाइड। Any party aggrieved by the decision or order of the appellate tribunal may file appeal to the high court within the period of 60 days। अब यहाँ पे विद इन द पीरियड ऑफ टाइम लिमिट दिया हुआ है कि 60 डेज के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर दो। जिस दिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन सुनाया और आपको डिसीजन का कॉपी मिल गया, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको हाई कोर्ट में अपील फाइल कर देनी है। ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्डर। कल हम एक और पॉइंट मंडे को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, वो थोड़ा डिटेल में। एक आपको होमवर्क है आज, आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट।
देखो ट्राई करना, गूगल से फाइंड आउट करो, यूट्यूब के अगर आप वीडियोस की हेल्प ले सकते हो तो वो यू आर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जहां से आपको हेल्प लेनी है यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना आपको। नेक्स्ट है द हाई कोर्ट में एंटरटेन द अपील आफ्टर द पीरियड ऑफ 60 डेज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट, जब आप अपील फाइल करते हो ना तो आपको बोला जाता है अपीलेंट, और जब आप नॉर्मली कोई भी केस फाइल करते हो तब आप कौन होते हो? एप्लीकेंट। एप्लीकेशन आपने फाइल की, एप्लीकेंट बोला जाएगा, आप अपील फाइल करो, अपीलेंट बोला जाएगा। अगर हाई कोर्ट को लग रहा है कि 60 दिन में आप अपील फाइल नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास सफिशिएंट रीजन था, मान लो आपने अपील फाइल करने का ट्राई किया लेकिन पब्लिक हॉलीडे हो गई थी, उसकी वजह से हमारे 60 दिन पूरे हो गए, या मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप कोर्ट में आ ही नहीं पाए, उसकी वजह से 60 दिन पूरे हो गए, फिर भी आप अपील फाइल नहीं कर पाए, तो उस केस में हाई कोर्ट आपको चांस दे देता है कि 60 दिन के बाद भी आप अपील फाइल कर सकते हो। द हाई कोर्ट में entertain the appeal after the 60 days if it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause, कि appellant के पास proper cause है, उसकी वजह से वो नहीं आ पाया from filing the appeal। When the high court is satisfied that substantial question of law is involved, ये point हमें अभी skip करते हैं, पहले question of law और question of fact clear होगा, उसके बाद हम ये करेंगे। Subsection 4 provide that the appeal shall be heard only on the question and responded, okay wait, ये तीनों पॉइंट अभी तक जस्ट लीव देम, लिख लो लेफ्ट, हम बाद में डिस्कस करेंगे इनको 6 तक। ओके, सबसेक्शन वाला पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट के सामने जब आप अपील फाइल कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके ही केस से रिलेटेड कोई नया पॉइंट हाई कोर्ट को दिख जाए, तो हाई कोर्ट उस नए पॉइंट पे भी सुनवाई कर सकता है। दैट इज द 7th पॉइंट। एंड 8th पॉइंट है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट द प्रोविजन ऑफ द CPC रिलेटेड टू अपील ऑफ द हाई कोर्ट एज अप्लाइड टू द केसेस ऑफ अपील अंडर द सेक्शन। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। सेव एज अदरवाइज का मतलब होता है, वेट एक मिनट, एग्जैक्ट वर्ड्स ही लिखवा देती हूँ आपको। सेव एज, यहाँ पे लिख लो unless something else is stated। देखो सेव एज अदरवाइज का मतलब है unless something else is stated। क्या हुआ? 7th वाला पॉइंट यहाँ पे बोला हुआ है द हाई कोर्ट में डिटरमाइन द इशू विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल विच हैज रॉन्गली बीन डिटरमाइंड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल बाय द रीजन ऑफ डिसीजन। हाई कोर्ट कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि अभी तक लोअर कोर्ट कौन था अपना अपीलेट ट्रिब्यूनल, उनने वो पॉइंट नहीं उठाया था, उन्होंने उन पॉइंट पे डिसीजन नहीं सुनाया था, तो हाई कोर्ट वो पॉइंट भी ले सकता है, उस पॉइंट के रिलेटेड भी सुनवाई कर सकता है। और हो सकता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई पॉइंट उठाया लेकिन रॉन्ग डिसीजन सुनाया, तो हाई कोर्ट उस पॉइंट के रिलेटेड राइट डिसीजन भी सुना सकता है। ये पॉइंट अपने को समझ आया? मान लो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन का केस है, ए बी सी पार्टी 3 इन्वॉल्व थी, अब हाई कोर्ट के सामने आया है कि डी पार्टी भी इन्वॉल्व है, इसका भी बेनामी केस है, इसी से लिंक्ड है, तो हाई कोर्ट नया पॉइंट मिल गया ना हाई कोर्ट को, इस नए पॉइंट पे भी सुनवाई हो सकती है। या फिर मान लो लोअर कोर्ट ने रॉन्गफुली डिसाइड कर दिया कि डी पार्टी है जबकि डी पार्टी नहीं थी, तो हाई कोर्ट इस पॉइंट को करेक्ट भी कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है अपना सेव एज अदरवाइज का मीनिंग। इसका मतलब होता है अनलेस समथिंग एल्स इज स्टेटेड। इसका मतलब है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट द प्रोविजन ऑफ द CPC रिलेटेड टू द अपील।
सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो भी प्रोविजन सीपीसी में है, सीपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड। अब सिविल प्रोसीजर कोड में हाई कोर्ट की वर्किंग के बारे में बताया गया है, तो जो भी हाई कोर्ट की वर्किंग हमारे सीपीसी में बताई गई है वो सेम टू सेम हाई कोर्ट की पावर और फंक्शन इस एक्ट के लिए भी होंगे। सेव एज अदरवाइज का यहाँ पे ये मतलब आ रहा है कि इस एक्ट में अगर मान लो दूसरी चीज लिखी है कि हाई कोर्ट ऐसे वर्क करके ऐसे वर्क नहीं करेगा, तो हम इस एक्ट को पहले प्रेफरेंस देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सीपीसी में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट नॉर्मली ना 3 महीने में डिसीजन पास कर देगा, और इस एक्ट में लिखा हुआ है, जो बेनामी एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट ना 2 महीने में डिसीजन पास कर देगा। और एक और यहाँ पे पॉइंट है सीपीसी में कि हाई कोर्ट में हियरिंग वंस इन 2 मंथ होगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं सीपीसी में। सीपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड, ये हाई कोर्ट की वर्किंग के बारे में भी बताता है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है कि हाई कोर्ट ना 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी केस का डिसीजन हाई कोर्ट को पास करना है, पहला ये पॉइंट। और दूसरा जो कोर्ट में हियरिंग होती है वो यहाँ पे बोला है कि वंस इन 2 मंथ, हर 2 महीने में एक बार हियरिंग होगी आपके केस की। अब यहाँ पे सेव एज अदरवाइज लिखा हुआ है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, जैसा सीपीसी में बोला है वैसा ही हाई कोर्ट वर्किंग करेगा। लेकिन अगर इस एक्ट में कोई स्पेशल पॉइंट बोला है तो हम इस एक्ट के स्पेशल पॉइंट को मानेंगे। तो यहाँ पे पहला तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, सीपीसी में क्या बोला हुआ है 3 महीने, इस एक्ट में क्या उसी पॉइंट से रिलेटेड अलग पॉइंट बोला हुआ है, अलग बोला हुआ है कि 2 महीने में वर्किंग होगी। तो हम इस एक्ट को मानेंगे या सीपीसी को मानेंगे, एक्ट को मानेंगे। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट का मतलब है इस एक्ट में अगर कुछ भी प्रोवाइड किया गया है तो पहले हम उस एक्ट को मानेंगे, अदरवाइज जो भी प्रोविजन बच जाते हैं उसमें हम किसको मानेंगे, सीपीसी को मानेंगे। तो इस एक्ट में 2 महीने की डेडलाइन प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे ये माना जाएगा। और इस एक्ट में हियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो वो हम क्या मानेंगे, सीपीसी का मानेंगे। तो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब यही है, समझ आया? अब मतलब क्या, एक बार समझाओ वापस। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, देखो यहाँ पे 2 बातें की गई है, एक साइड एक्ट है, एक साइड सीपीसी है। अगर एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो हम सीपीसी को मान रहे हैं, अगर एक्ट में स्पेशल पॉइंट लिखा है तो हम एक्ट को मानेंगे, सीपीसी को बाद में मानेंगे। अब इसी का मतलब अब यहाँ से क्लियर होता है, अनलेस समथिंग एल्स इज स्टेटेड, इस एक्ट में अगर कुछ और लिखा हुआ है तो पहले एक्ट को मान्यता मिलेगी, फिर ही आपके सीपीसी को मान्यता मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आता है अपना स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे हाई कोर्ट ना जो बहुत सारे अपीलेट ट्रिब्यूनल होते हैं, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल नए अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बनाए जाते। जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बना दिया, जैसे अपना प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग है उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे ट्रिब्यूनल हो जाएंगे। तो ऑर्डिनरी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उन्हीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से एक कोर्ट को बता देती है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे के सारे बेनामी केसेस हैंडल करेगा, तो उस कोर्ट को हम क्या बोल देते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर दिया। स्पेशल कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई नया कोर्ट बनाया है गवर्नमेंट ने इस एक्ट के लिए, ऑलरेडी जो कोर्ट काम कर रहे थे उनमें से एक कोर्ट को डिसाइड कर दिया कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन को हैंडल करेगा, उसी को हम बोलेंगे स्पेशल कोर्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी कि कौन सा कोर्ट स्पेशल होगा और नहीं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हर स्टेट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जुडिशरी की कौन सी होती है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो जो भी स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट करने हैं, आज मान लो एक स्टेट में बहुत सारे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्टेट के लिए एक कोर्ट डिसाइड करने वाला है कि इस कोर्ट में सारे के सारे बेनामी ट्रांजैक्शन के मैटर हैंडल होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले डिसाइड नहीं कर सकता, इसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। ये दोनों मिलके एक कोर्ट को डिसाइड कर देंगे कि ये कोर्ट बाकी सारे ट्रांजैक्शन तो देखेगा ही, लेकिन बेनामी ट्रांजैक्शन भी देखेगा। The central government is in consultance with the Chief Justice of High Court shall for trial of offence punishable under the Act by notification designate। Designate का मतलब क्या है, ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है उसको नया रोल दे दिया आपने। Designate the role of one or more court of session। कोर्ट ऑफ सेशन क्या होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने क्रिमिनल कोर्ट होते हैं उसको हम सेशन कोर्ट बोलते हैं। तो
तो कोर्ट ऑफ सेशन हैज अ स्पेशल कोर्ट फॉर द एरिया और अ ग्रुप ऑफ एरिया. While trying the offence under the Act, the special court shall try the offence other than the offence referred, with which the accused may, under the CRPC, be charged in the same trial. ट्रायल मतलब क्या होता है? जब केस कोर्ट के पास जाता है ना, उसकी हियरिंग ऑन होने लगती है, उसको हम ट्रायल बोलते हैं. यहाँ पे बोला गया है कि मान लो कोई बेनामी ट्रांजेक्शन है. अब यहाँ पे इतने सारे अपने, मान लो अपने गुजरात की बात कर रहे हैं. अब गुजरात में क्या हुआ कि बहुत सारे अपने सेशन कोर्ट है. सेशन कोर्ट मतलब क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल कोर्ट है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इनमें से कोई कोर्ट्स को डेजिग्नेट करना है कि ये बेनामी मैटर भी देखेगा. तो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने डिसाइड कर लिया कि ये कोर्ट बेनामी मैटर देखेगा और एक और ये कोर्ट, ये दो कोर्ट बेनामी मैटर देखेंगे. तो ये ओरिजिनली कौन से कोर्ट हैं? सेशन कोर्ट है, लेकिन अब ये बेनामी मैटर भी साथ साथ में देखेंगे. एक और पॉइंट आता है इसके साथ साथ कि जब ये कोर्ट बेनामी मैटर देखते हैं तो उसी पर्सन के रिलेटेड कोई और भी क्रिमिनल ऑफेंस है तो ये कोर्ट साथ ही साथ उस ऑफेंस को भी देख लेंगे. अब मान लो हम मानते हैं कि मुकेश के नाम पे एक बेनामी प्रॉपर्टी है. अब बेनामी प्रॉपर्टी उसके साथ साथ है और मुकेश पे ना रॉबरी का इल्ज़ाम भी लगा हुआ है. मुकेश बोलेगा मैं क्यों फंस रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मेरे को बाकी लोगों के नाम याद नहीं है. दिक्कत ये है. अब मुकेश पे बेनामी प्रॉपर्टी का भी इल्ज़ाम है और दूसरा रॉबरी का भी इल्ज़ाम है. तो एक सेशन कोर्ट में जब बेनामी ट्रांजैक्शन चल रहा है ना, तो उसी कोर्ट में इस पे जो रॉबरी का क्रिमिनल इल्ज़ाम लगा है वो भी साथ साथ में ट्रायल कंडक्ट हो जाएगा. पॉइंट अपने को समझ आ रहा है? अब इसी पॉइंट को लिखा कहाँ पे हुआ है? ये वाला पॉइंट, व्हाइल ट्राइंग द ऑफेंस. ट्राइंग मतलब कोर्ट हियरिंग करता है ना, उसको ट्रायल बोलते हैं. तो कोर्ट ट्राई कर रहा है आपका ऑफेंस, उसकी हियरिंग कर रहा है. काफी सारे लीगल टर्म्स हो गए ना, हैंडल हो रहे हैं? अरे एक काम करते हैं, आज इसी तक अपने एंड करते हैं. बहुत ज़्यादा लीगल टर्म हो गए, मेरे को नहीं लग रहा कि तुम लोग हैंडल भी कर पा रहे हो इतना. ओके, एक काम करना ना, मैं आप लोगों को स्पेसिफिक मीनिंग लिखवा के मंडे को आप लोग नोटबुक लेके आओगे. जो जो अपने लीगल टर्म देख रहे हैं, जैसे विदाउट प्रेजुडाइस हो गया, एक तो हो गया सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन, और एक था सेम एंड अदरवाइज. इनकी हम मीनिंग लिख लेंगे, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड मीनिंग एक जगह पे लिख लेंगे. तो अपना जब भी नए चैप्टर्स में या कोई दूसरे सब्जेक्ट में भी ये वर्ड आते हैं ना, तो अपने को एक ग्लॉसरी जैसा, इंडेक्स जैसा मिल जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है. तो इनिशियली थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, बट एक बार लॉ की लैंग्वेज से आप लोग फेमिलियर हो जाओगे ना, तो नेक्स्ट आपका इतना स्मूथली जाएगा कि सेव एज अदरवाइज अगली बार आ रहा है, विदाउट प्रीजुडिस आ रहा है, तो अपने को ओरिजिनली समझ में आ रहा है. होमवर्क प्लीज.